नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज करियर और काउंसलिंग की कड़ी में हम बात करेंगे कुछ ऐसे बच्चों के बारे में, जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमने पहले बात की थी कि 10वीं के बाद बच्चे किस तरह के सब्जेक्ट रख सकते हैं, किस तरह का करियर बना सकते हैं। उसके बाद हमने बात की थी उन बच्चों के बारे में जिनके +2 में कुछ नंबर कम आए थे और वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो कहाँ पर अपना भविष्य बनाएंगे। आज हम थोड़ा सा और पीछे चलेंगे और हम बात करेंगे नींव के बारे में। हम बात करते हैं बच्चों के 10th के बाद के बारे में कि हम बच्चे +2 के बाद क्या रखेंगे, लेकिन हम उनकी नींव के बारे में समझ नहीं पाते कि बच्चों की शुरुआत कहाँ से हुई, इस चीज को समझने में कि वो कहाँ पर किस तरह से अपना भविष्य बनाए। आज के समय में हम बात करते हैं कि आज के बच्चे कल का भविष्य है, लेकिन बच्चे जिद्दी हैं। बच्चे आजकल वीडियो गेम खेलते रहते हैं, मोबाइल गेम खेलते रहते हैं, या फिर फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की कोई नहीं है। कई तरह की शिकायतें माँ बाप की रहती हैं। तो क्या इसकी वजह है, इस पर हमसे विस्तार में आज बात करेंगे। डॉक्टर देवेंद्र बलहारा आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो करियर काउंसलर हैं और बच्चों के भविष्य के बारे में और पेरेंटिंग के बारे में खास तौर पर ये इन्होंने काफी सर्च की है। और साथ ही अगर इनके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि वंडर किड यशस्वी बलहारा के ये पिता हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद मैम। जैसे डॉक्टर साहब, हम जानते हैं कि आपने कई बच्चे, सिर्फ हम यशस्वी की ही बात नहीं करेंगे, कुछ और बच्चों को भी तैयार किया है जो खासकर कमजोर बच्चे होते हैं। तो इससे ही हम शुरुआत करेंगे कि इससे हम देखते हैं कि बच्चे आजकल जिद्दी हैं, बच्चे फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, माँ बाप की शिकायत होती है कि वो उनका कहना नहीं मानते, कई तरह की इस तरह की समस्याएं देखने में आती है। तो किस तरह से आप इसे लेंगे? मैं ये समझता हूँ कि जितनी प्रॉब्लम्स आपने अभी गिनाई कि बच्चे जिद्दी हैं, कहना नहीं मानते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं या फिजिकल एक्टिविटीज में नहीं शामिल होते हैं। दूसरा एक उनके साथ में दिक्कत आती है कि आगे करियर जो सेलेक्ट करने में भी उनको प्रॉब्लम होती है। इन सारी प्रॉब्लम्स को स्टडी करते करते पिछले 15 सालों में मैंने एक चीज नोटिस की कि कहीं ना कहीं करियर का चुनाव हो या मेहनत हो या इंटरेस्ट हो बच्चे का, इन सब चीजों के पीछे जो बेस है वो ये है कि एक तो आपके बच्चे की नेचर क्या है और दूसरा उसका बिहेवियर क्या है। नेचर वो होती है जो बच्चा आपका बाय बर्थ है, इनेट जो उसके अंदर पोटेंशियल है, और बिहेवियर बच्चा एक्वायर करता है एनवायरनमेंट से। बिहेवियर भी एक इंसान के 3 होते हैं। इनेट बिहेवियर वो है जो वो लेके जन्म हुआ है जिसका, उसके बाद आपका ये देखिए अडॉप्टेड बिहेवियर वो होगा जो स्कूल कॉलेजेस में वो अडॉप्ट करता है। फिर कंस्ट्रक्चुअल बिहेवियर है कि आप जहां पर जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लाइक आप यहाँ बैठे हैं, मैं इधर बैठा हूं, तो हमारा रोल क्या है उस पॉइंट पे। तो मैं हमेशा तो इस कुर्सी पर इस जगह पे नहीं होऊंगा, कहीं ना कहीं मैं क्वेश्चनिंग फॉर्म में भी होऊंगा। आज मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ, तो ये कंस्ट्रक्चुअल बिहेवियर है। तो आपका जैसे ही वो पोजिशन चेंज होगी, ये बिहेवियर भी आपका चेंज हो जाएगा। सो कुल मिला के एक जो पर्सन बनता है वो बनता है आपकी नेचर प्लस बिहेवियर। तो आप अगर इन सारी जितने बिहेवियर आपने मुझे ये बताए हैं अभी अभी कि ये जो प्रॉब्लम्स गिनाई हैं, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है इन प्रॉब्लम्स का कारण ढूंढना, इन प्रॉब्लम्स की जड़ में जाना। मैंने बहुत लंबे रिसर्च करी इसके पीछे, बड़े लंबे टाइम तक मैं लगा रहा, और फाइनली जो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप ये नहीं देखेंगे कि आपका बच्चा है क्या, इन्नेट उसका क्या पोटेंशियल है, बाय बर्थ उसके अंदर क्या गुण है, उसकी किस तरफ उसका रुझान है, अगर उन चीजों की तरफ आप माइन्यूट एक तरह से ऑब्जर्वेशन नहीं रखेंगे एज अ पेरेंट और एज अ टीचर, तो आने वाले वक्त में उसे इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, या आपको उसके बिहेवियर की ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और ये कोई प्रॉब्लम एक दिन में जनरेट नहीं होती है। आज मान लीजिए, एक हम ये मान के चलते हैं कि क्लास के अंदर मान लो 40 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 10 स्टूडेंट्स के ऊपर तो एक लेबल है कि ये तो इंटेलिजेंट हैं, बाकी 30 स्टूडेंट्स के ऊपर ये लेबल है कि ये इंटेलिजेंट नहीं है। मतलब अगर हैं भी तो वो उस कंपटीशन वाले इरा में जो फिट नहीं बैठते हैं कि उनका एडमिशन वो आईआईटी के लिए भी तैयारी, अब लाखों बच्चे आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीएमटी के लिए लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बट लाखों बच्चों का सिलेक्शन तो पॉसिबल नहीं है उन सारी सीटों पे, और सारे के सारे बच्चे वो सब करने के लिए पैदा भी नहीं हो रखे। दूसरा, लेटर ऑन आप देखते हैं कि बहुत सारे, इवन आपके प्रोफेशन में भी आप देखते होंगे कि टीवी की चमक धमक देख के कोई बच्चा आ तो गया,
जर्नलिज्म में। जी। उसने तब तो देखा कि मैं भी किसी की तरह पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल उसने देखा कि मैं रवीश कुमार की तरह बड़ा पत्रकार बनना चाहता हूं और इसलिए वो जर्नलिज्म में आ गया। जी। आने के बाद उसने देखा कि नहीं यार, मैं तो इस सब के लिए नहीं बना था। और मान लीजिए वो 5-4 साल के बाद उसे रियलाइज होता है, जब वो अपनी उम्र के 35वें या 40वें साल के पड़ाव पर है, तो वहां पर उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो चुकी है कि शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं। अब वो करियर नया अगर यू टर्न लेता है, कोई नया करियर सेलेक्ट करता है, तो उसे समझ नहीं आएगा कि मैं करूं क्या, तो वो नहीं कर सकता। तो उसे वही करियर जो है पूरा का पूरा उम्र मतलब ढोना पड़ता है एक तरह से। इसी तरह से बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि आपने तब तो किसी को देख करके सेलेक्ट कर लिया, लेकिन बाद में आपको लगा कि यार आई वॉज नॉट मेंट टू बी फॉर दिस थिंग, मैं नहीं बना इस चीज के लिए मैं नहीं बनाऊं। फिर उसको ये भी नहीं करने का मौका मिलता फाइंड आउट कि मैं बना किस चीज के लिए हूं। तो ये काम बच्चा नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट, इतना समझदार नहीं है जी। वो कर सकता है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा उसके लिए एज अ पेरेंट। यानी कि इसकी जो शुरुआत है, कह लीजिए करियर सिलेक्शन की, जहां तक मैं बात करूं, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सभी बच्चों का सिलेक्शन पॉसिबल है नहीं है जी। जब अगर सभी बच्चों का पॉसिबल नहीं है, तो फिर बाकी के बच्चे क्या करेंगे? तो क्या सिर्फ यही प्रोफेशन रह गए हैं? 3-4-5 प्रोफेशन थोड़ी ना रह गए हैं। मतलब लाखों की संख्या में ही प्रोफेशंस काम है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हमें सबसे पहले बच्चे के बिहेवियर में एक चीज इनकलकेट करनी होती है पेरेंट्स को, वो होती है काम के लिए सम्मान पैदा करना। तो एक तो उससे क्या होगा कि वो कुछ भी करेगा। मान लीजिए उसका इंटरेस्ट है कि मुझे भाई मैं तो पत्रकार बनना चाहता हूँ, या जैसे बहुत कम बच्चे आजकल कहते हैं जैसे भी हमने शुरू में बात की थी, आपने कहा था कि बच्चों में चेंजेस आ जाते हैं। जैसा हम देखते हैं कि जो बच्चा शुरू में यानी कि 1 या 2 साल तक होता है, वो 3 या 4 साल पर नहीं रहता। उसका क्या वजह है और इतने जो चेंजेस है वो क्यों आते हैं? देखिए, कोई भी पर्सन, एक चीज, कोई भी बच्चा जो है, वो कोई भी पर्सन जो है वो सेम रहेगा ही नहीं कभी भी। बिकॉज एक चीज जो कांस्टेंट है दुनिया में, दैट इज चेंज। ये कहते हैं ना कि ओनली चेंज इज कांस्टेंट इन द यूनिवर्स। बाकी कुछ भी मतलब कांस्टेंट नहीं है, सब बदलता रहेगा। तो इस तरह हम देखेंगे कि जब बच्चा हमारा पहले साल में, दूसरे साल के उम्र में है, उस वक्त उसके घर का जो माहौल है वो डिफाइन करेगा उसे। मतलब अगर मैं ये कहूं कि अपने पूरे रिसर्च की आउटकम मैं आपको बताऊं, तो उसकी उम्र के पहले 6 साल ये डिसाइड करेंगे कि वो पर्सन बनेगा क्या आने वाले टाइम में। मतलब मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि वो करियर क्या चुनेगा, मेरा कहने का मतलब वो एज अ पर्सन क्या बनेगा, कैसा बनेगा। आप उसको ऐसा देखेंगे कि वो इरिटेटेड पर्सन होगा, या थोड़ा सा शांत होगा, या वो काम को इम्पोर्टेंस देगा या वो नहीं देगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि अर्ली स्टेजेस में जब वो 2 साल की, 1 साल की उम्र में है और वो घर में देख रहा है कि बहुत सारा शोर हो रहा है जी। बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, और वो समझ नहीं पा रहा उसको कि ये लड़ाइयाँ हैं क्या, मतलब क्यों लड़ रहे हैं ये आपस में, जो भी घर में मेंबर्स हैं। हो सकता है माइंड तो उसका डेवलप नहीं है ना उस टाइम पे। माइंड डेवलप हो चुका है, अगर मैं कहूँ तो ब्रेन डेवलप हो चुका है, लेकिन वो उनको समझ नहीं पा रहा, क्योंकि उसने सीखा नहीं है कि वो चीज क्या होती है, वो लैंग्वेज नहीं आती उसे। लेकिन चाहे उसे लैंग्वेज बेशक समझना है, मान लीजिए आपको, मैं किसी दूसरी भाषा में भी बात करता हूँ, तो आपको मेरी भाषा समझ में आए या ना आए, लेकिन आप मेरे एटीट्यूड को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। मेरे बोलने के तरीके से आप समझ जाएंगे कि मैं गुस्से में बात कर रहा हूँ, प्यार से बात कर रहा हूँ, या मैं क्या, ये मेरा जो एटीट्यूड है वो क्या है, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि बताना चाह रहा हूँ। तो इसी तरह से जो छोटा बच्चा है, वो अपने माता पिता के बिहेवियर को, या घर में जो दूसरे बच्चे हैं उनके बिहेवियर को, या उसके घर में जिस तरह का टीवी चलता है, कि वो लड़ाई वाली फिल्में चलती हैं, कि सारा दिन वो नाटक चलते हैं, कि कार्टून्स चलते हैं, या म्यूजिक चल रहा है, या क्या चल रहा है और कितनी आवाज में चल रहा है, वो वहां से ये पता लगाने की कोशिश करता है एक तरह से कि जिंदगी ऐसी होती है। वो तब ऐसा समझता है। उसके बाद वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब उसे भाषा की समझ हो जाती है। फिर जब उसको स्कूल जाने से पहले उसकी मम्मा को टेंशन हो जाती है कि मुझे मेरे बेटे को ना सब कुछ सिखा के भेजना है, मुझे A फॉर एप्पल, B फॉर बस सिखा के भेजनी है। तो जब वो उसको पढ़ाने के लिए चलती है, तो अब यहाँ पे ना शुरुआत होती है उसकी लाइफ की, कि उसे लगता है कि ये पढ़ना जो है ये सबको होता है। जब वो पढ़ना शुरू करेगा तो उसकी मम्मा को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि उसको सिखाना उसकी मजबूरी है। अब वो इतना छोटा है, 2-2.5 साल का, 3 साल का, उसको क्रश में भेजना है। तो उसके घर में मान लीजिए कोई सेकंड पर्सन
उसके दादा हो सकते हैं, दादी या उसके पापा, ये कह देते हैं जी। कि छोड़ो ना, क्या इतनी जल्दी से इसको पढ़ा रहे हो आप। तो अब ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या उसकी माँ को उस वक्त उसे पढ़ाना चाहिए, या अगर वो पढ़ा रही है तो क्या उसके सामने या उसके आसपास उनको कहना चाहिए कि ये मत करो। यानी ये क्योंकि चीज आप ये कहना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स को पहले खुद समझना जरूरी है। हाँ, ऑब्वियसली आप ये देखिए ना, क्योंकि उस बच्चे को नहीं मालूम है कि दुनिया क्या है, उस बच्चे को नहीं पता है कि जिंदगी क्या होती है, संसार क्या है। उसके लिए उसका सारा संसार, सारी दुनिया उसका घर है। उसके मम्मी पापा जो उसे कहते हैं उनके लिए, उसके लिए वही परम सत्य है। जी। अब अगर मम्मी कुछ एक बात कह रही है और उधर से कोई एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रही है, तो वहीं से एक प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी दिमाग में कि इन दोनों में से सही कौन है। जी। और उसकी तरफ से तो वो दोनों बराबर है, तो वो कंफ्यूजन स्टेट में डिसाइड ही नहीं कर पाएगा। सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेरेंट को ये समझना जरूरी है कि उसे बच्चे को पढ़ाना किस तरीके से है। क्या सिर्फ याद करवाना ही एजुकेशन होता है? क्या सिर्फ उसको चीजों का एक तरह से ये दे देना कि भैया ये रंग होते हैं, ये मंथ्स ऑफ द ईयर्स हैं, डेज ऑफ द वीक हैं, और ये लर्न कर लो और उसी से वो इंटेलिजेंट हो जाएगा? अभी आपका ये मकसद नहीं है। मैं ये समझता हूं, मेरा अपना ये मानना है कि वो वक्त उस बच्चे को कुछ भी इंफॉर्मेशन देने का नहीं होता, वो वक्त उसके साथ इंटरेक्शन करने का होता है। जी। उस टाइम पे वो बहुत इंक्विजिटिव होता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है, दिमाग में सवालात आते हैं बहुत सारे, रंगों से रिलेटेड भी, इन सब से रिलेटेड। और उस वक्त अगर हम उसके अंदर एक चीज डेवलप कर पाए और वो है सवाल पूछने की हैबिट, तो आपका उससे ज्यादा काम नहीं रह जाएगा। मतलब क्या है कि बजाय इसके कि आप उसे बताएं कि आओ तुम्हें पढ़ाते हैं या आओ तुम्हारे को ये सब कराते हैं, एक पेरेंट का वहां उस वक्त काम होना चाहिए कि वो ऐसा माहौल क्रिएट कर दे कि बच्चा जब उससे पूछता चला जाए तो पूछते पूछते वो अपने आप उस पॉइंट पे पहुंच जाए। लेकिन इसमें डॉक्टर देव एक चीज ये भी तो देखने में आती है ना कि कई पेरेंट्स इस चीज से परेशान हो जाते हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहा है या उन्हें उस चीज के जवाब नहीं मालूम। तो उनको पेरेंट बनना ही नहीं चाहिए ना। ये बहुत अजीब। नहीं, आप बताइए वो कहाँ जाएगा पूछने के लिए। मुझे थोड़ा सा मतलब मेरा एक आपसे सवाल है, या मैं अपने मान लीजिए पूरे दर्शकों से पूछता हूं मैं कि वो सवाल पूछने कहाँ जाए उस एज में? क्या उसको आपने दिया कोई अथॉरिटी जिससे वो सवाल पूछने जाए? यार, आप अगर अपने बच्चे के सवालों से परेशान होते हो तो आपको पेरेंट बनना अभी डिसाइड करना नहीं चाहिए था। आप डिसाइड कर लीजिए ना कि यू विल बी दैट काइंड ऑफ सपोर्टिव पेरेंट कि आप उस बच्चे से परेशान नहीं हो सकते किसी भी हालत में। आपने उसको पैदा किया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं ये समझता हूं आपकी 100% जिम्मेदारी बनती है। आप किसी भी मोमेंट, किसी भी मोड़ पर जिंदगी के, आप किसी भी बच्चे को किसी भी काम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते जी। कि ये पढ़ता नहीं है। भाई क्यों नहीं पढ़ता है, आप इसका सवाल ढूंढने की, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। वो घर में देख रहा है कि उसके पापा रोज शाम को आते हैं, आते ही वो टीवी चला के बैठ जाते हैं। आते ही सबसे पहले उनका क्या काम होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देखता हूं, बिकॉज मैं इस रिसर्च के दौरान सभी तरह के लोगों के घर में गया, उनसे सवालात किए, और एक दिन नहीं और एक महीना नहीं, सालों साल। मतलब आज भी मैं इस रिसर्च में कंटिन्यूटी के साथ चला हुआ हूं कि कहीं भी कोई भी मिल जाता है, मुझे वहीं से ऑब्जर्वेशन करनी होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब वो चाहे वो किसी भी तबके का हो, चाहे वो मतलब टीचर है स्कूल में या कहीं ऑफिसर है या कहीं पर भी है, वो सबसे पहले क्या सोचते हैं कि ये देखते हैं कि अब मैं फ्री हो गया। मतलब वो अपना सारा काम क्या समझते हैं कि मेरा काम क्या था कि मैं नौकरी पे जाता हूं, वहां से जो पैसे मिलते हैं उसी से घर चलता है, और मेरा इतना सा काम है, बाकी का जो कुछ संभालना है बाकी लोगों ने संभालना है। पढ़ने का काम बच्चे का है, घर संभालने का काम बीवी का है, और मेरा काम सिर्फ इतना ही था, और मैं आके अब मैं फ्री हूँ। फ्री होके वो क्या कर रहे हैं, फ्री होके वो टीवी देख रहे हैं, फ्री होके वो चैनल्स पे चैनल्स चेंज किए जा रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं देखना, बस वो चेंज किए जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ इंटरेस्ट का उनको मिल जाए। घर में इसी वक्त कोई डायलॉग आता है कि आप क्या कर रहे हो, सारा दिन टीवी देखते रहते हो, या आप ये कर लीजिए जब तक आप फ्री हो, कि यार एक दिन तो मिलता है फ्री, कि यार एक दिन तो मिलता है, उस दिन तो देखने दो। इट्स अ कॉमन डायलॉग। अब वो बच्चा साथ में सुन रहा है, यानी कि उसके दिमाग में क्या एक परसेप्शन बन रही है कि जब हम फ्री होते हैं तो हम टीवी देख सकते हैं, कि जब हम हमारे पास टाइम हो तो हम देख सकते हैं। पेरेंट के पास तो शाम को 5-6 बजे के बाद का ही टाइम है टीवी देखने का, लेकिन बच्चे के पास तो पूरा दिन है, तो पड़ गई आदत। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं हम लोग, मोबाइल पे लगे हुए हैं,
उसे उसे थोड़ी ना पता है कि मोबाइल बुरी चीज है कि अच्छी चीज है। देखो भाई, अगर बुरी चीज है तो फिर पापा भी नहीं खेलेंगे उसके ऊपर। अगर बुरी चीज है तो मम्मा भी नहीं लगी रहेंगी सारा दिन व्हाट्सएप या फेसबुक पे। अगर बुरी चीज है तो उनको पता, उसको अगर वो बुरी है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे बेटे को वंडर किड कहती है दुनिया जी। बहुत नॉर्मल सा बच्चा है, लेकिन उसका एटीट्यूड बहुत डिफरेंट है। अब इसी पॉइंट पे मैं आपको बताऊं कि उसके पास सब कुछ है, जी। मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, टैब भी है, सब कुछ है, बट वो कभी भी उसमें गेम नहीं खेलता, क्योंकि हम घर में गेम नहीं खेलते। दोस्तों के साथ बात करके आता है और वो आके पूछता है कि जब शुरुआत की बात है कि गेम खेलनी है, क्योंकि बढ़िया ये है कि बेटा गेम खेलने से बढ़िया गेम डेवलप करना सीख लेना ना तुम, जी। कि गेम क्यों यानी खेलोगे। ये पेरेंट्स के खुद के हाथ में है कि बच्चे को अगर उसके पास मोबाइल है तो वो किस तरह से उसे इस्तेमाल कर रहा है। मेरे घर में टीवी नहीं है, अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। और उसको कभी टीवी की ललच हमें भी नहीं पड़ती और उसको भी जरूरत नहीं पड़ती। उसे जो देखना होता है, जिस चीज की बातें चल रही हैं स्कूल में, क्योंकि दोस्त तो बात करेंगे, भाई आज पॉकीमोन की बात कर रहे हैं, डोरेमोन की बात कर रहे हैं, तो आप डाउनलोड करके दे दो। आज के टाइम में तो इंटरनेट का जमाना है। उससे बढ़िया क्या है कि टीवी लाने की बजाय आप कंप्यूटर दे दीजिए ना आप उसको। यानी अगर हम बात करें, इस तरह अभी मैंने बात की थी जिद्दी होने की बच्चे की, या मोबाइल पर लगे रहने की, या फिर फिजिकल एक्टिविटी ना होने की, तो इसका हम यही कहेंगे कि वो जो शुरुआत हो रही है वो उसके अपने पेरेंट्स से और उन सब चीजों को देखकर हो रही है। हाँ, आप देखिए बहुत सारी चीजें एक साथ चलती हैं। जी। कभी भी एक डायलॉग से, एक बात से, एक चीज से ना तो समस्या खड़ी होती है और ना ही समस्या खत्म होती है। जी। यहाँ पे टीवी देखना आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने टीवी का एग्जांपल लिया, तो उसे लगा कि फ्री टाइम में हमें टीवी देखना होता है। हम फिर मोबाइल पे आते हैं और कहने मानने पे आते हैं हम लोग। हम लगे हुए हैं फोन पे, फॉर एग्जांपल जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे मम्मा फोन पे बात कर रही है, अपने घर पे अपनी मायके पे बात कर रही है, या पापा अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, और बच्चा आ जाता है हमारे पास सामने कि पापा जी या मम्मा जी, तो वो हम 1 मिनट में उसको कहते हैं 2 मिनट रुक, मतलब 1 मिनट ऐसे करके हम ऐसे करते हैं कि 2 मिनट रुक। और फिर इस तरह से हम क्या कर देते हैं कि उसे ये बताते हैं कि जो फोन पे बात करना है या जो हम काम कर रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब वो 3-4 बार उसने पूछा, और ये कोई एक दिन नहीं होता है, क्योंकि जिसकी ये हैबिट होती है उसकी ये हैबिट होती है, तो वो बच्चा समझता है। फिर वो एक दिन पोकेमॉन देख रहा होता है, फिर वो एक दिन कार्टून्स देख रहा होता है या टीवी देख रहा होता है। सबसे पहली बात तो उसको टीवी पे बिठाया किसने, कि जब आप लोग बात कर रहे हो ना, मान लो हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हो या घर में कोई और लोग आए कि तू बेटा जा अपना टीवी देख ले। वी आर एनकरेजिंग हिम कि जा बेटा तू टीवी देख ले, या ये पकड़ मोबाइल और जा मोबाइल पे खेल ले। बहुत आसान सा है ये, बहुत एकदम रूटीन की चीज, हमें नहीं मालूम है कि इसका क्या असर पड़ने वाला है। और उससे फिर क्या होता है, जब वो टीवी देख रहा होता है और मम्मा कहती है कि आओ सोनू टीवी देख, वो खाना खा लो, तो वो क्या कहेगा, 2 मिनट रुको बस। जी बिल्कुल सेम एग्जैक्ट रिएक्शन आता है वैसे वही ही। बच्चे का तो मतलब क्या होता है कि आपको सिखाना नहीं पड़ता है बच्चे को कुछ भी। अगर आप ये कह रहे हो, अब क्योंकि मैंने ये करके देखा, मैं कोई सिर्फ काउंसलर नहीं हूं कि मेरे पास सिर्फ लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं। मैं एक पेरेंट भी हूं और मैं एक टीचर भी हूं। तो अब मैं टीचर भी हूं तो मेरा बच्चा किसी के पास पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, तो मैंने ही पढ़ाना है, और मैं पेरेंट भी हूं। अब मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, मैं यहाँ आने से पहले करनाल में था, तो मैं वहां पर भी ऐसे बच्चों का स्पेशलिस्ट था जिस बच्चे को कुछ समझ नहीं आता, जिसको दुनिया कहती है कि इनको समझने में प्रॉब्लम है और ये इंटेलिजेंट नहीं है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि जिसको आप सबसे कमजोर बच्चा कहते हो ना, वो मुझे दो, मैं आपको बताता हूँ वो इंटेलिजेंट इतना ही है। प्रॉब्लम हमें है कि हम उनको समझ नहीं पा रहे। जी वही चीज जिस तरह की पहले भी ये देखने में आया था कि आपने कुछ ट्राई सिटी के स्कूलों के सबसे जिन्हें कहा जाता था कि वो सबसे पढ़ाई में कमजोर बच्चे हैं, वो उठाकर जिस तरह आपने उन्हें एक अच्छे लेवल पर खड़ा किया, तो ये आप किस तरह से डिसाइड करते हैं? अगर मैं यशस्वी की बात करूं, एक वंडर किड वो बना, तो क्या रहा उसमें एक रोल? देखिए, उसका वंडर किड होना एक, ये कह लीजिए कि उसकी जो उस बच्चे की मेहनत है, उस मेहनत को एक रिकॉग्निशन है, एक तरह से मैं ये मानता हूँ। या जो कमजोर बच्चे हैं वो किस तरह से इस लेवल? हाँ, मैं बताता हूँ। एक तो सबसे पहले किसी भी पेरेंट को उस वंडर किड वाली उस छवि के अंदर बंद के नहीं रहना, और ना ही उनको अपने बच्चे को उस तरह का बनाने की कोशिश, क्योंकि मैंने उसे बनाया नहीं है, वो अपने आप वो बन गया और दिखने लग गया। कारण क्या है कि उसने उस उम्र में वो सारे काम कर दिए जो उसकी उम्र के बच्चे नहीं करते थे। जैसे 5 साल की उम्र में इंडिया का सबसे कम उम्र का गोल्ड मेडलिस्ट बना वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, उसने 1000 तक की टेबल्स भी कर ली, उसने 1000 क्वेश्चंस मतलब 100 मिनट में करके भी दिखा दिए। वो अपनी गेम्स में भी आगे चलने लग गया, साइंस पढ़ने लग गया। 7 साल की उम्र में उसने 10th तक का सिलेबस भी खत्म कर दिया। और सबसे कमाल की बात है कि उसे पढ़ने के लिए नहीं कहा जाता, आज भी उसे ना तो पढ़ने के लिए कहा जाता, ना होमवर्क करने के लिए।
और वंडर किड होते हुए, इतना इंटेलिजेंट होते हुए, आज तक यशस्वी कहीं अपनी क्लास में टॉप नहीं आया। ये मुझे बड़े फक्र के साथ कहता हूं मैं। उसका रीजन क्या है कि मुझे टॉप के लिए नहीं काम करना। और जो ट्राई सिटी में हमने बच्चों के साथ जो काम किया था, जो हमने ट्राई सिटी में काम किया कि उन बच्चों के ऊपर, तो वहां पर हमने क्या दिखाया कि पेरेंट्स को सिर्फ हमने ये साबित करके बताया है कि सिर्फ नंबर लेना एक टारगेट नहीं है बच्चे को। रीजन क्या है? अब हमने ये बताया कि वो सबसे कमजोर बच्चा टॉप में तो चला गया, अब करियर की बात आती है। मान लीजिए हम इसको साथ में कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली करियर को। रीजन क्या है कि आज जितने भी करियर हैं, आज सेलेक्ट करते हैं हम लोग उनके मार्क्स के अकॉर्डिंगली, कि जो टॉप में आ गया उसको उसका मनचाहा करियर मिला, और जो कमजोर रहा उसको अपना दूसरे वाले जो उसे बस अडॉप्ट करने पड़े। इस चक्कर में हो सकता है कि जो एक इंटेलिजेंट बच्चा जो कहीं और इंटेलिजेंट हो सकता है, हो सकता है कि वो बहुत अच्छा एक चित्रकार होता, बहुत अच्छा म्यूजिक कंपोजर होता, बहुत अच्छा डांसर होता, बहुत अच्छा प्लेयर होता, उसको वो लड़ाई लड़नी पड़ी नंबर लेने के लिए, मन चाहे कॉलेज में एडमिशन के लिए, और वो अपनी उस विद्या को या अपने उस टैलेंट को वो कहीं ना कहीं खो गया। तो किस तरह से हम बच्चे के अंदर ये जाने कि बच्चे के अंदर टैलेंट क्या है, या वो शुरू से लेके किस तरह से ये बात पता लगेगी कि बच्चा म्यूजिक में अच्छा है, वो गेम्स में अच्छा है? अगर हम गेम्स की बात करें तो अक्सर ये भी देखने में आता है कि किसी ने सुन लिया कि सचिन तेंदुलकर ने इतनी उम्र में उसके पिता ने इस तरह से उसे तैयारी कराई, तो हम भी अपने बच्चे को क्या उसकी तासीर है वो? तो इस तासीर का कैसे पता लगे, जो आपने भी बात की कि हाँ जरूरी नहीं है कि वो बच्चा उस चीज के लिए बना हो, तो पेरेंट्स खुद ये चीज कैसे समझेंगे कि बच्चा बना किस चीज के लिए है? पेरेंट्स के सामने ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है कि मान लीजिए उसके बच्चे का म्यूजिक में इंटरेस्ट है और वो उन्हें बचपन में पता चल गया जी 3 साल के 4 साल की उम्र में, तो सबसे पहले तो एक सवाल उनके दिमाग में खड़ा होएगा कि चलो इसका म्यूजिक में टैलेंट है, लेकिन म्यूजिक से पेट तो नहीं भरेगा उसका। स्पोर्ट्स के लिए या कहीं दूसरे, मान लो वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, बचपन में पता लग भी गया, हम कैसे पता लगे वो तो अभी बता ही देंगे हम लोग, लेकिन साथ में अगर ये पता लग भी गया तो भी पेरेंट्स के पास नंबरों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम इस चीज को ऐसे ले और हम लोगों को ये समझाने की कोशिश करें कि मान लीजिए हम शहर को छोड़ देते हैं, हम गांव की बात करते हैं, एक गांव में 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चों में से हम ये मान के चलते हैं कि 200 हमारे पास आर्टिस्ट हैं, अब वो बाय बर्थ बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो क्या सिर्फ आर्ट से हम लोग पेट भर सकते हैं? क्या आर्ट को हम लोग अपना प्रोफेशन बना सकते हैं? यस, डेफिनेटली वी कैन। अगर हम ये कल्चर डेवलप कर दें, उनको हमने आर्टिस्ट बनाना था और वो आर्टिस्ट ही बन जाएं। अब जो बच्चे आर्ट के दम पर अपना स्टूडियो खड़ा कर लेते हैं, अपना आर्ट गैलरी शुरू कर लेते हैं, अपना आर्टिस्ट बन जाते हैं, वहां से कमा लेते हैं, जो रह जाएंगे वो आर्ट टीचर भी तो चाहिए हमें, क्योंकि उनसे नेक्स्ट जनरेशन को भी तो इतना ही बड़ा नंबर है जी, थोड़ी जितना थोड़ी ना है। हमारे पास बच्चों की कोई संख्या कम तो है नहीं है, तो जितने भी आप डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, चाहे वो आर्ट का हो, म्यूजिक का हो, स्पोर्ट्स का हो, उन्हीं को ट्रेन लोग भी तो चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये कल्चर समझना होगा कि करियर जो है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा बच्चे को कि आपके बच्चे का टैलेंट क्या है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अर्ली स्टेज में जब बच्चा नर्सरी में है, फर्स्ट सेकंड क्लास में है, जो बहुत अच्छे कलर करता है, एकदम बिल्कुल डिसेंट दिखता है उसका कलर किया हुआ, वो चांसेस हैं कि वो आर्टिस्ट नहीं बनेगा आने वाले टाइम में। जी जिसकी बहुत बेहुदा सी ड्राइंग है वो आर्टिस्ट है, क्योंकि वो क्रिएटिव माइंड है, वो वैसा नहीं करना चाहता जैसे रूटीन में करते हैं। पता लग गया कि अब ये आर्टिस्ट है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं उसको आर्टिस्ट बनाना है, मैं तो ये कह रहा हूं कि 24 में से 1 घंटा तो उसका अपना बनता है ना, अपने पैशन का। जी तो उसको 1 घंटा उसके पैशन का दे दो। उसके बाद वो देखा कि यार ये तो ना जैसे ही म्यूजिक बजता है ना, इसके तो पैर थिरकने लग जाते हैं, ये 3-4 साल की उम्र में बता रहा हूँ, उसके पैर थिरकते हैं, या उसने कोई चीज खोल कर अगर दोबारा जोड़ दी तो ये तो इंजीनियर ये तो इंजीनियर बन गए। मतलब इस तरह से हम लोग वैसे एक कंसेप्ट बना लेते हैं, क्योंकि बच्चा जो उस उम्र में, तो अगर मैं इस पॉइंट पे अगर आपके वाली बात को कहूँ कि उस उम्र में तो वो बच्चा, हर बच्चा ये देखना चाहता है कि कैसे जुड़ेगा करेगा, तो वो लगभग सबकी आदतें एक जैसी ही होती हैं, लेकिन वो उनका टैलेंट है। जैसे दौड़ते दौड़ते एक बच्चा ऐसा है जो दौड़ते हुए ही चलते हुए मालूम पड़ जाता है कि इसकी फिजिक बहुत अच्छी है,
ये तो अगर जो प्लेयर बन जाए तो बहुत बढ़िया है। तो इसका कोई कुछ इस तरह का कोई तरीका है, कोई साइंटिफिक तरीका है, या आपकी रिसर्च में कुछ ये चीज है कि किस तरह से एक आज के समय में कहें कि हर बंदा चाहता है कि थोड़ा सा इजी तरीका हो, तो कोई एक तरीका इस तरह से है कि पेरेंट्स और बच्चे दोनों समझ सकें कि वो किस लाइन में जाएगा, किस क्या डायरेक्शन देनी चाहिए बच्चे को? वैसे तो आज के समय में सब नंबरों के पीछे भाग रहे हैं, या उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, मेरा बच्चा टॉपर हो जाए, उसके अलावा किस तरह से समझें इस चीज को? देखिए, माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा पेरेंट्स को अपने, और समझना पड़ेगा अब आज के टाइम में, रीजन बीइंग कि अगर हम नहीं समझे और अगर हम नहीं संभले तो ये सिचुएशन और बदतर होती जाएगी। आपका शिक्षा का स्तर रोज डाउन हो रहा है, एक माँ बाप व्यापारीकरण पर देखा जाए तो व्यवसाय एक ये बिजनेस हो गया है सिंपली। जब मैंने 2015 में, जब 14 में मैंने एक रिसर्च करके दिखाई पूरी ट्राई सिटी को, 20 सबसे डफर बच्चे लेकर के उनको सबसे टॉप में लेकर गया, तो तब मेरे पास, मुझे 20 बच्चे लेने हैं और मेरे पास 500 एप्लीकेशन आ जाती हैं, तो मुझे वो बंद करना पड़ा कि मुझे नंबर बनाने की मशीन नहीं बनाने बच्चे जी। मुझे पेरेंट्स को ये समझाना था कि नंबर लेना इतना मुश्किल नहीं है, बट नंबर लेना मकसद नहीं है एक्चुअली। तो पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग नहीं संभले, तो जैसे आज एजुकेशन का लेवल डाउन जा रहा है, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप खत्म होता जा रहा है, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप जो है खत्म होता जा रहा है, रैपो एकदम खत्म हो गई है सोसाइटी में, हम लोग एक दूसरे की तरफ तो सोच ही नहीं रहे हैं। उसका रीजन यही है कि पेरेंट को अपना बच्चा ऊपर लेके जाना है, तो वो सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा है, तो हम लोग उसको कल्चर ही वो दे रहे हैं, हम कलेक्टिव कल्चर उसको दे ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो ये समझना होगा, तो पेरेंट्स को खुद भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, डिमांड करनी पड़ेगी कि हमें ये दुकानों से बच्चों को मशीन नहीं बनाना, हमने बच्चे को एजुकेशन देनी है। एजुकेशन ये नहीं है कि जो आप कहेंगे बच्चा वो सोचे, एजुकेशन ये है कि बच्चे को सोचने के लिए तैयार करो, उसको ऐसा बनाओ कि वो सोचने लग जाए अपने तरीके से और वो सवाल पूछना शुरू करे, क्योंकि सवाल पूछता रहेगा तो तरक्की के रास्ते खुलेंगे। अब इसका, जैसे आपने सवाल किया कि क्या ऐसा संभव है, तरीका है, बिल्कुल तरीका है, लेकिन फिर लोग उसको फिर बिजनेस बना लेंगे। देखिए ना आप, मतलब बहुत अच्छा सा तरीका है, बच्चा जब माँ के पेट में होता है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान उसका ब्रेन डेवलप हो जाता है, हो रहा होता है, 8वें महीने तक डेवलप हो जाता है कंप्लीट, 7वें तक, 28 वीक तक कंप्लीट। उसका न्यूरॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो 10 लोब्स हैं हमारे ब्रेन के, जो हेमिस्फीयर लेफ्ट और राइट में, उन 10 लोब्स में वो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है न्यूरॉन्स की फॉर्म में। वो न्यूरॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी एनर्जी के लिए, हमारे सब स्टोरेज के लिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में गई और फिर उसकी प्रोसेसिंग कि आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा। यानी जिस लोब में आपकी एनर्जी ज्यादा चली गई, वो दिल आपका काम करने का करेगा। जैसे जो कुछ बच्चे ऐसे देखे होंगे आपने, छोटा जब वो बचपन में है, कुछ तो ऐसे हैं बैठे रहे, खेल रहे हैं आराम से अपने खिलौनों के साथ खेल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक दूसरी टाइप ये है कि वो उठेगा, उठते ही दौड़ना शुरू करेगा और रात तक दौड़ता रहेगा और फिर आराम से फिर सो जाएगा। मतलब या तो वो सो रहा होता है या दौड़ रहा होता है बच्चा। तो ऐसे बच्चों को रिकॉग्नाइज करना, दूसरे शांत बच्चे उनको रिकॉग्नाइज करना, फिर बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं होता कि बता पाए तो वो क्यों कर रहा है ऐसा, वो दौड़ रहा है, वो आराम से बैठा खेल रहा है, वो कई बार डरा हुआ है, कई बार वो एग्रेसिव है, कई बार वो नहीं मानता है किसी की भी। तो डिफरेंट अलग अलग टाइप के बच्चे हो गए। रीजन क्या है कि उसका ब्रेन का डेवलपमेंट अलग है। यानी आपके ब्रेन में जिस लोब में ज्यादा एनर्जी गई, वो लोब ज्यादा एक्टिव रहेगा, वो ज्यादा चीजें मांगेगा अपने से रिलेटेड, उसको वो मिल जाएंगी, वो शांत हो जाएगा जी। उसको वही काम करने को मिल गया, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी से, वो आराम से अपने काम में, अपने पैशन में लगा रहेगा। सो वो जो 10 लोब्स हैं, इनका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी बॉडी पे, जब ब्रेन बना, स्पाइनल कोड, नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ हुआ, स्किन भी हमारी साथ में ही बनी। तो जब वो 10 लोब्स में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ न्यूरॉन्स की फॉर्म में, करीब करीब 12,000 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में जी। तो वो जो न्यूरॉन्स हैं उसकी कॉपी आ गई हमारी बॉडी पे प्रिंट की फॉर्म में। 4 जगह पे यूनिक प्रिंट होते हैं जी। जो किसी से नहीं मिलते दुनिया में। इसीलिए उस बच्चे को बोलते हैं हम लोग एक थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से हमेशा अलग होगा। तो वो कहाँ पाए जाते हैं जो 4 तरह के? हाँ, वो लोब्स पाए जाते हैं। एक तो हमारी जीभ पे होते हैं यूनिकनेस, एक हमारी रेटिना में, एक पांव की उंगलियों में और एक हाथ की उंगलियों में। यानी कि ये जो उंगलियों पे आगे प्रिंट है, ये प्रिंट आपके जो ब्रेन है उस ब्रेन के लोब्स में जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी कॉपी है। इनफैक्ट जैसे हम लोग देखते हैं ना
कि भाई भारत का नक्शा है, जी छोटे से कागज पे नक्शा है, और हम वहां देखते हैं कि यार ये 2 मिलीमीटर है, तो इस 2 मिलीमीटर में, तो इसका मतलब भारत में, पूरे भारत में कितना लंबा होएगा ये, जी। तो वहीं से अंदाजा हो जाता है। इसी बहुत अच्छी बात, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी कि तो हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है, यानी अगर हम इसमें निचोड़ निकालें तो एक निचोड़ निकल के ये आता है कि हम बच्चे के करियर को, इन चीजों को बाद में देखें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बच्चा किस चीज में इंटरेस्टेड है, और ये चीजें जो है उसके फिंगरप्रिंट से या इस तरह के किसी टेस्ट से हम इसको जान सकते हैं कि बच्चा हाँ, किस लाइन में कैसे अगर जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में पेरेंट्स को इसी तरीका चाहिए तो बहुत आसान है कि आप फिंगरप्रिंट्स, अगर कोई एक्सपर्ट है, अदरवाइज हम लोग तो इसके ऊपर एक्सपर्ट है, मेरी तो बहुत लंबी रिसर्च है, जी अदरवाइज अगर आप प्रिंट्स का, अगर आपको ठीक से स्टडी आता है तो आप पूरे ब्रेन की रिकॉग्निशन कर सकते हैं कि वो जी। बच्चा क्या है। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आए, और सबसे जरूरी कि मैं पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूंगी कि वो बच्चों को समझें, उसके बाद बच्चे डिसाइड कर पाएंगे कि उन्हें किस करियर में जाना है। उन्हें मौका दें, उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशराइज मत करें, अपनी इच्छाओं को बच्चों में देखकर ये मत कहें कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा डॉक्टर बने। इस चीज को समझें। तो डॉक्टर देव, आप यहाँ पर आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत जी धन्यवाद। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।